हाय देयर। सो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनका एग्ज़ाम 27 को है। मेरा एग्ज़ाम 21 को हो गया ऑलरेडी। एंड अभी तक आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम के एनालिसिस देख ही लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम का और मैं क्या एडवाइस करती हूँ जिनका एग्ज़ाम 27 को है उनके लिए। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सबसे फर्स्ट था। इंग्लिश मुझे लगता है कि ईज़ी आई थी इस बार। एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, आपको टफ़ भी लग सकती है, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है हो सकता है आपको ईज़ी भी लगे। तो मैं ईज़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आरसी जो थे वो 1-2 बार पढ़ने में आराम से समझ में आ रहे थे कि किस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो। तो आरसी क्योंकि मुझे एक बार पढ़ने में ही समझ में आ गया था, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1-2 बार पढ़ने में समझ में आ गया था, तो इसका मतलब इंग्लिश ईज़ी ही थी क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा भी होता है कि पढ़ते-पढ़ते इंग्लिश समझ ही नहीं आती। हाँ, कुछ उसके क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी टफ़ थे, उनकी वोकैब्युलरी काफ़ी मुझे हार्ड लगी, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि आपको निमिषा बंसल मैम की जो 120 रूल्स वाली वीडियो है, उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, वो शायद 11 आवर्स की है, तो वो उसको अगर आप देख लोगे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। मैम बहुत अच्छे से भी समझाती हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आप ये कर सकते हो कि आप निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखो। मैंने और कोई किसी और से मैंने इंग्लिश का कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकती। मैंने निमिषा बंसल मैम की वीडियोज़ देखी हैं, 120 रूल्स वाली। और इससे हमको समझ आता है कि बहुत सारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, वो भी वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको इंग्लिश के लिए यही सजेस्ट करूँगी कि मैम की वीडियोज़ देखिए, निमिषा बंसल मैम की, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। ऑब्वियसली शी इज़ वेरी फेमस, तो आप जानते ही होंगे उन्हें। एंड फिर बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में डीआई थे। डीआई में क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे अगर डीआई में 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 क्वेश्चन होंगे वो ईज़ी होंगे, या 2 क्वेश्चन होंगे तो वो ईज़ी होंगे, बाकी के 3 डिफ़िकल्ट होंगे। तो डीआई का ऐसा हिसाब है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अगर आपको लग रहा है कि डीआई में एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहो। डीआई के 5 क्वेश्चन करना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके आप 1-2 क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो जो ईज़ी वाले हैं। तो मैंने तो ईज़ी वाले क्वेश्चंस करे थे जिसमें वो इस तरह के क्वेश्चन जो कभी-कभी एवरेज निकालने के लिए पूछ देते हैं। एवरेज के अलावा कि ये एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, इस तरह के क्वेश्चंस भी थे। मैंने वो वाले क्वेश्चंस करे उसके जो ईज़ी-ईज़ी थे स्कोर करने के लिए। और नंबर सीरीज़ आई थी। नंबर सीरीज़ ईज़ी थी वैसे। नंबर सीरीज़ इतने ज़्यादा बड़े-बड़े नंबर्स नहीं थे। लेकिन हाँ, वही है कि आप एक पहले ही पैटर्न में आपको समझ नहीं आएगा, मतलब कि आपको आपको 2-3 पैटर्न निकलते हुए दिखेंगे नंबर सीरीज़ में और फिर उसमें से कोई एक गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन्स थे उसमें। तो हाँ, थोड़ा ट्रिकी है अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी क्वांट में। मेरी अर्थमेटिक वीक है। अभी मैं अर्थमेटिक पे फ़ोकस कर रही हूँ, मतलब आईबीपीएस के लिए। लेकिन अगर अभी आपका 27 को है और अगर आपकी अर्थमेटिक वीक है ना, तो आप अर्थमेटिक के पीछे मत पड़ना। और अभी आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ो जो आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह-वगैरह। और अगर आपका अर्थमेटिक सही है, आपको लगता है अच्छी पकड़ है आपकी उसमें, तो आप वो क्वेश्चंस बना सकते हो। 10-12 क्वेश्चंस आए थे अर्थमेटिक के भी। अर्थमेटिक के लिए मैंने अक्सर देखा कि लोग आशीष अरोड़ा सर को देखते हैं, बट क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो अर्थमेटिक के लिए मैं सर को नहीं देखती, क्योंकि मुझे फिर उनका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि वो कैसे इतनी जल्दी-जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज़ ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे बेसिक्स नहीं आते। तो अभी तो मैं करियर डिफाइनर से मैंने बेसिक्स पढ़ रही थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अभी आप कुछ भी नया ट्राई करो, क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, जो आपका ऑलरेडी जिसमें आपको लगता है कि ये हाँ, मेरे को ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप उनको करो। और किसी के क्वांट के सेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी जो कि मुझे बहुत बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन मेरे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने नहीं देखी। एक 2-2 क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस ऐसे उन्होंने इस बार डाल रखे हैं कि अगर आपका एक डीआई का क्वेश्चन दे रखा है, 5 क्वेश्चन उसके हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक के हैं, फिर तीसरा उन्होंने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ दिए। फिर उन्होंने आधे में से किसी और के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दिए। जैसे पहले से होता था कि हमें 5-5 क्वेश्चंस के सेट मिल जाते थे कि अप्रॉक्सिमेशन के हैं 5 क्वेश्चन एक साथ दे देंगे, सिम्प्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन एक साथ दे देंगे, बट इस बार ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग करके क्वेश्चंस दिए थे, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब आपको हर एक क्वेश्चंस को देखना ही पड़ेगा। तो मैंने एग्ज़ाम में सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे, नंबर सीरीज़ सॉल्व करी,
लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, तो मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था, जो कि नहीं लगना चाहिए था। मैंने डीआई के क्वेश्चंस करे, जो कि ईज़ी वाले थे, लेकिन मैंने अर्थमेटिक को बिल्कुल भी नहीं छुआ, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था उन क्वेश्चंस को, इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस भी थे। तो एग्ज़ाम में यही इस बार के एग्ज़ाम में मुझे ऐसे लगा कि आप किसी भी क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी पेपर बहुत लेंदी था, क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे। एक ही के पीछे पड़े रहेंगे तो 1 मार्क्स ले भी लेंगे तो क्या ही करेंगे ना। मतलब जहाँ हम 4 मार्क्स ले सकते हैं, वहाँ हम 1 के पीछे क्यों जाएँ? ये मेरा सोचना है। एंड रीज़निंग के लिए बताती हूँ कि रीज़निंग में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है रीज़निंग, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपको पज़ल्स आती हैं, क्योंकि पज़ल्स 4 से 5 क्वेश्चन्स पज़ल के ही थे। मतलब सेट, सॉरी, सेट। मेरे उसमें 4 सेट पज़ल के थे, बाकी कुछ 1-2 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। 2 या 3 आई गेस, हाँ, 2 या 3 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो रीज़निंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना रीज़निंग में, बट ऐसा नहीं होगा, आई नो ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन फिर भी आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखो। अंकुश लांबा सर बेस्ट है फॉर रीजनिंग, और मुझे उनके टक्कर का कोई भी नहीं लगता रीजनिंग में। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी क्लियर होती हैं, हर एक चीज़ का उनके पास रीज़न होता है कि ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया, तो कुछ भी आपको ऐसे इधर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो डिफ़िकल्ट टाइप की डिफ़िकल्ट लेवल की पजल सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल जैसे उनका टारगेट बैच है, तो टारगेट बैच मैंने उनका टारगेट बैच एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही परचेज़ किया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा पहले कर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके। अगर आपको नहीं भी टारगेट बैच उनका परचेज़ करना है, तो आप उनकी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, तो उनकी इतनी सारी वीडियोस हैं। और आज तो सर अपना सारा पेड कोर्स वाला भी यूट्यूब पे डाल रहे थे, मैंने कुछ नोटिफिकेशन देखा टेलीग्राम पे। तो ये कर सकते हैं हम, ताकि अगर 2 दिन एग्ज़ाम एक जैसा आया है, मतलब उसके पैटर्न क्वेश्चंस के सेम है, तो मुझे लगता है कि अब वो कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा चेंज कर देंगे 27 तारीख वाले एग्ज़ाम में। तो बी कॉन्फिडेंट, एंड पज़ल्स बहुत सारी बनाओ, बहुत डिफ़िकल्ट वाली पज़ल्स बनाओ। जैसे मेरे उसमें तो एक अनसर्टेन नंबर वाली पज़ल आई थी, और 14 लोग बैठे थे एक पैरेलल रो में, 2 अलग-अलग पैरेलल रो में, तो पैर ओह गॉड! पैरेलल रो में, तो वो वाले मेरे इसमें थे। और सीटिंग अरेंजमेंट भी था सर्कुलर टेबल वाला, सबसे ईज़ी था, मुझे बहुत ईज़ी लगता है सीटिंग अरेंजमेंट। और उसमें कुछ इतना ज़्यादा डायरेक्शन का भी नहीं था, सब के सब सेंटर की तरफ ही फेस कर थे, तो पज़ल्स इतनी टफ भी नहीं है। लेकिन मेरी बॉक्स वाली पज़ल एक बहुत ज़्यादा फँस गई थी, उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया। वो 6 ही बॉक्स थे वैसे, लेकिन हाँ, मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। और एग्ज़ाम में यही नहीं होना चाहिए बस, कि आप किसी भी क्वेश्चन पे फँस जाओ। मैं फँसी नहीं थी उस क्वेश्चन पे, लेकिन हाँ, अनसर्टेन नंबर वाली पज़ल जो थी, उस पे मैं थोड़ा-सा फँस गई, क्योंकि मैंने पता नहीं कैसे अनसर्टेन को 8 पढ़ लिया। तो मैंने 8 पढ़ा, तो मैंने 8 के हिसाब से मैंने कहा वाओ, ये तो ईज़ी है, इसको बनाती हूँ। फिर मैं बनाती रही, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। तो मैंने देखा इतने सारे लोग कैसे हो रहे हैं इसमें, तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, तो अनसर्टेन था। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। इसके लिए आप मॉक टेस्ट बहुत सारे दे के जाओ, और टेस्ट सीरीज़ के मॉक टेस्ट भी सही हैं, ऑलिव बोर्ड के भी सही हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई थिंक मैंने सभी कुछ बता दिया है, जो भी मुझे फ़ील हुआ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। एंड प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, तो डरना मत, नर्वस मत होना। एंड या, ऑल द बेस्ट।